गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सभी का, सभी स्टूडेंट्स का। हमारा जो टॉपिक चल रहा है नगरीय समाज, उसमें आवास और जो मलिन बस्तियां हैं, जो स्लम्स एरिया हैं, उससे संबंधित हमारा जो यूनिट चल रही है, उसमें आज जो हमारा विषय है वह है नगरों को 4 भागों में बांटा गया है। तो नगरों को 4 प्रकार से किस प्रकार बांटा गया है, तो सबसे पहला आता है नगरों में विराट नगर, और दूसरा है महानगर, तीसरा है जिला मुख्यालय नगर, और चौथा है छोटे या लघु नगर। तो सबसे पहले जो विराट नगर है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो विराट नगर में जो बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वह विराट नगर की श्रेणी में आते हैं, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो वह विराट नगर कहलाते हैं। जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, ये सब विराट नगरों की श्रेणी में आते हैं। इन नगरों में जो बसाहट है वो पुराने और नए नगर में विभाजित होता है। कैसे? इन नगरों में जो मध्य में व्यापारिक क्षेत्र होता है और उसके चारों तरफ घनी बसाहट होती है। आवास की समस्या के कारण पुराने क्षेत्र में जो तंग गलियां, झुग्गी झोपड़ियों की बसाहट होती है, इन नगरों में यातायात के बढ़ते दबाव के कारण फ्लाई ओवर ब्रिज और रिंग रोड ज़्यादा बनाई जाती हैं। जैसे दिल्ली कोलकाता में मेट्रो रेल है और यातायात का दबाव कम करने का इससे प्रयास किया जाता है। तो विराट नगरों में सतत रूप से देश के सभी क्षेत्रों से प्रव्रजन के कारण जो नगर में जनाधिक्य ज़्यादा हो जाता है, उसी से व्यक्ति बाहर के व्यक्तियों के वहाँ प्रवास हो जाने के कारण, जनाधिक्य हो जाने के कारण, इस या फिर व्यापारिक वाणिज्य का प्रमुख केंद्र होने के कारण वहाँ पर यातायात, आवास, प्रदूषण जैसी प्रमुख समस्याएं विराट नगरों में आजकल देखने को मिल रही हैं। दूसरा है महानगर। तो महानगर की श्रेणी में उन नगरों को रखा जाता है जहां 10 लाख से अधिक लेकिन 40 लाख से कम की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। और यदि हम 2001 की जनगणना में देखें तो देश में 21 महानगर घोषित किए गए। महानगर में व्यापारिक औद्योगिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर भी निरंतर प्रव्रजन के कारण जनाधिक्य का दबाव बढ़ता रहता है और गंदी बस्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो महानगरों में जो बढ़ती जनसंख्या के कारण यातायात, आवास, प्रदूषण, यहाँ भी वही गंभीर समस्या दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये सब महानगरों की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है जिला मुख्यालय नगर। तो जिला मुख्यालय नगर में क्या है, जहां नगर नियोजन विभाग ने 1 लाख से 10 लाख की आबादी के नगरों को जिला मुख्यालय नगर घोषित किया जाता है। भारत में लगभग 300 जिला मुख्यालय नगर हैं और मध्य प्रदेश में जो है इनकी संख्या 45 है। मतलब मध्य प्रदेश में 45 जिला मुख्यालय नगर हैं। इन नगरों में जो मुख्य मार्ग पर ही व्यवसाय संचालित होते हैं और मोहल्ले तंग गलियों में बसे रहते हैं। बिजली, पानी, सड़क, यहाँ भी वही समस्याएं दिखाई देती हैं। ये सर्वाधिक अव्यवस्थित बसाहट वाले क्षेत्र कहलाते हैं। फिर अंत में आता है छोटे और लघु उद्योग। तो जनसंख्यात्मक की दृष्टि से 10,000 से 1 लाख की आबादी वाले स्थान जो हैं टाउन कहलाते हैं। ये वे नगर हैं जो जिले से संबंधित तहसील या कस्बा होते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 300 टाउन हैं। इसमें मुख्य मार्ग के दोनों तरफ कच्चे पक्के मकानों की बसाहट होती है और जिला मुख्यालय पर ये आश्रित होते हैं। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और इसकी जो उपस्थिति है वो नाम मात्र की होती है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार नगरों को 4 प्रकार के विभागों में विभक्त किया गया है।
अब हम बात करेंगे अच्छी बसाहट की क्या अनिवार्यताएं हैं। तो अच्छी बसाहट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, गंदी बस्तियों का उन्मूलन होना चाहिए। सस्ते व कम किराए पर स्वास्थ्यप्रद स्वच्छ आवास और आवासीय भूखंड की उपलब्धता हो। भूमि के मनमाने उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे नगर में मनोरंजन, स्कूल, कॉलेज आदि सभी की, उद्योग की, धार्मिक की, सभी की पृथक व्यवस्था हो। पड़ोस का नियोजन करना, सड़कों पर बढ़ रहे यातायात के दबाव को समाप्त करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करना, मार्ग आदि का फुटपाथ और एक सक्रिय मार्ग का व्यवस्था करना, जल और मल की व्यवस्थित निकासी के लिए प्रबंध करना, अतिक्रमण से बसाहट जो हो रही है उसको मुक्त करना और पर्यावरण संरक्षण के उपाय। आवासीय क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, इन सब का, सामुदायिक भवन है, इन सब की उपलब्धता होना। फिर शुद्ध पेयजल, प्रदूषण रहित वातावरण की उपलब्धता, ये सब जो है मुख्य अनिवार्यताएं होनी चाहिए अच्छी बसाहट के लिए। और इसी के कारण हम ये देखते हैं कि जो बसाहट के, दोषपूर्ण बसाहट जो हो जाती है उसके हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यदि हम इसके दोषपूर्ण परिणाम देखने की बात करें तो सबसे पहले हमें यातायात का दबाव दिखता है। और दोषपूर्ण बसाहट के कारण नगरों में यातायात का दबाव इतना बढ़ जाता है कि आसपास के अतिक्रमण होने से सड़कें सक्रिय हो जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं इस वजह से। दूसरा, शासकीय भूमि पर कब्जा। इस व्यवस्था के कारण, दोषपूर्ण बसाहट के कारण नगरों में कई शासकीय भूमियों पर अनाधिकृत कब्जा हो जाता है। गंदी बस्तियों का उदय, इसी के कारण कई गंदी बस्तियों का उदय हो जाता है। लोगों को स्थान नहीं है रहने का, तो जहाँ तहाँ बस जाते हैं और सामाजिक संरचना के लिए ये बहुत अत्यंत ही घातक सिद्ध होते हैं। अपराधों में वृद्धि, नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो दोषपूर्ण बसाहट है उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस को कानून व्यवस्था लागू करने में परेशानी होती है। इस चीज़ का अनियोजित यदि बसावट है तो इसका फ़ायदा जो है समाज के आपराधिक तत्व ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते हैं। बाढ़, दोषपूर्ण बसाहट के कारण नगरों में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जैसे ही बारिश होती है, बरसात का पानी होता है, वो नगर में बाढ़ और आने के कारण जो कई समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती हैं। जल प्रदूषण, इसके कारण, और जल मल निकासी का जो भूमिगत जल जो है वो भी प्रदूषित हो रहा है। पेयजल की जो पाइप लाइनें हैं, गंदगी भरे स्थानों से गुजरने के कारण जल भी प्रदूषित हो रहा है और जल से संबंधित जो अनेक बीमारियां हैं वह भी फैल रही हैं। धार्मिक तनाव, चूँकि नगरों में नियोजित बसाहट के अभाव में जगह जगह पर धार्मिक स्थलों की स्थापना हो जाती है और बाद में यही धार्मिक स्थल समाज के लिए तनाव की स्थिति निर्मित करते हैं। अन्य कारण, तो दोषपूर्ण बसाहट के कारण नगरों में कई नैतिक मूल्यों का पतन होता है। महामारी, गंदगी, असुरक्षा आदि विविध कारणों की भी उत्पत्ति हो रही है, जिस कारण से आज ये सब दोषपूर्ण परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नगरों का जो निकास नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए वह अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। तो दोषपूर्ण बसाहट के जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का नियोजन करना चाहिए। तो आज हमने नगरों को कितने प्रकार से विभक्त किया है, उसकी अच्छी बसावट के लिए क्या अनिवार्यताएं हैं और उसके दोषपूर्ण बसाहट के क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आज हमने यहाँ पे पढ़ा। कल हमारी कक्षा में हम मलिन बस्तियों को लेकर के अगले टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।